ट्रैवल की एक अनोखी दास्तान जहाँ एक माँ टाइम ट्रैवल करके अपना फ्यूचर देख लेती है। जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसकी हैप्पी लाइफ महज 8 साल की ही होगी। फिर भी फिर भी वो वही लाइफ चुनती है और मरने के बाद अपने वादे को पूरा करने के लिए एक बार फिर मौत के बंद दरवाजे खोलकर वापस अपने बच्चे से मिलने जमीन पर आती है। आज हम बात करने वाले हैं दिल को छू लेने वाली 2018 में आई कोरियन मूवी बी विथ यू की। एक ऐसी कहानी जो प्यार और माँ के वादे के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली, वूजिन, उसकी वाइफ सुआ और उनका बेटा जीहो से। घर में खामोशी छाई हुई है। रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे कि जीहो के पैदा होने के बाद से ही सुआ की हेल्थ बिगड़ने लगी थी और आज उसकी डेथ हो गई। वूजिन सुआ के फोटो के सामने बेसुध पड़ा था और जीहो अपने कमरे में वही मम्मा पेंगुइन एंड बेबी पेंगुइन की स्टोरी पढ़ रहा था जो उसकी माँ सुआ उसे पढ़कर सुनाया करती थी कि धरती और स्वर्ग के बीच एक दुनिया है जिसे बादलों की दुनिया कहा जाता है, और जो भी लोग धरती छोड़कर जाते हैं वो स्वर्ग जाने से पहले कुछ दिन बादलों की दुनिया में रहते हैं। ऐसे ही एक पेंगुइन मम्मा हमेशा बादलों से झांकती थी और अपने बेटे और पति को देखकर रोती थी। एक साल बाद जब बरसात का मौसम आया तो बादलों की दुनिया से जमीन पर आने वाली ट्रेन में वो चुपके से बैठकर जमीन पर आ गई। उसकी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरते ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। मामा पेंगुइन इधर उधर देखती है। उसे अपना बच्चा पीले रेनकोट में नजर आता है। वो दोनों गले मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो एक साथ रहने लगते हैं। पर जब बरसात खत्म होती है तो मम्मा पेंगुइन को वापस जाना पड़ता है। पर अब मम्मा पेंगुइन बादलों से अपने बच्चे को देखा करती और हमेशा खुश रहती थी। जीहो को इस स्टोरी पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि उसकी माँ भी बारिश में उससे मिलने वापस धरती पर जरूर आएगी और इसलिए वो बारिश का बेसब्री से इंतजार करने लगा। धीरे धीरे एक साल बीत गया था। वुजिन और जीहो सुआ के बिना जीवन जीने लगे थे। वुजिन जीहो के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर जीहो को जगाने जब कमरे में जाता है तो जीहो वहाँ रहता ही नहीं है। वुजिन फिर सुआ की अलमारी खोलता है तो जीहो अपनी माँ के कपड़ों के बीच सोया था। नाश्ता करते समय वेदर न्यूज आ रही थी जहाँ पता चलता है कि एक हफ्ते में मानसून आ जाएगा। जीहो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि अब उसकी मम्मा वापस आएंगी। वो वुजिन से पूछता है कि आप एक्साइटेड हैं ना मम्मा से मिलने के लिए। तो वुजिन खामोशी से उसको देखता ही रहता है और उसके इस खुशी को वो बिगाड़ना नहीं चाह रहा था तो उसने भी उसके हाँ में हाँ मिला दी। आगे हम देखते हैं कि जीहो तैयार होकर स्कूल जाता है और पीली रेनकोट पहनता है, वैसे ही पीली रेनकोट जो बेबी पेंगुइन ने पहनी थी। स्कूल के बाद जीहो अंकल होंगू के पास जाता है। वो वुजिन का बचपन का दोस्त था जिसने वुजिन और सुआ की लव स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जीहो बताता है कि स्कूल में रेस है जो पापा और बच्चे मिलकर दौड़ेंगे, पर मेरे पापा तो दौड़ेंगे ही नहीं। होंगू बोलता है कि आपके पापा सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। अगले दिन हम देखते हैं कि होंगू स्कूल जाता तो है पर रेस में पार्टिसिपेट सिर्फ पापा ही कर सकते हैं। ऐसे में वुजिन रेस में उतर आता है। रेस स्टार्ट होती है और वुजिन रेस जीतने ही वाला होता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और हार जाता है। घर जाते समय जीहो अपने पापा से पूछता है कि क्या आप भी मम्मा की तरह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस पर वुजिन उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद पहली बारिश होती है और जीहो अपनी मम्मा को ढूंढने स्टेशन की तरफ जाता है। वुजिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। स्टेशन पर काफी देर इंतजार करने के बाद वुजिन जब जीहो को घर चलने को कहता है तो जीहो जाने से मना कर देता है। वुजिन उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगता है, पर कुछ आगे जाने पर उसे ट्रैक पर टनल के पास एक औरत बैठी हुई नजर आती है। उसका चेहरा उसके बालों से ढका था। औरत को देखकर वुजिन सहम जाता है, पर जीहो उसकी गोद से उतरकर दौड़कर उस औरत की तरफ जाने लगता है क्योंकि जीहो को यकीन था कि ये औरत उसकी मम्मा ही होगी। पास जाकर जब जीहो उस औरत को उठो मम्मा कहकर उठाता है और जब उसके चेहरे से बाल हटाता है तो अपने सामने सुआ को देखकर वुजिन हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वहीं जियो की कुर्सी का तो ठिकाना ही नहीं था, पर वो औरत जिहो और वुजिन को पहचान ही नहीं रही थी। वो पूछते है कि तुम कौन हो। उसे अपने बारे में भी कुछ याद नहीं आ रहा था। वुजिन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिहो उस औरत को घर लाता है और उसे उन दोनों की तस्वीर दिखाता है। जिहो बताता है कि आप बादलों की दुनिया से आई हैं। तभी वुजिन जिहो को अकेले कमरे में ले जाकर जिहो से कहता है कि आखिर मम्मा को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। जिहो कहता है शायद बादलों की दुनिया में उन्हें चोट लग गई हो। वुजिन कहता है कि उन्हें शायद ये भी नहीं याद होगा कि वो क्लाउड लैंड में थी। फिर वुजिन जिहो को मम्मा को कुछ भी बताने से मना करता है और कहता है कि यदि मॉम को बुरा लगा तो वो हमें फिर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी।
मम्मा फिर से चली जाएंगी ये सुनकर जीहू घबरा जाता है और मम्मा को कुछ भी न बताने का प्रॉमिस करता है। फिर वो दोनों एक फेक कहानी बनाते हैं कि सुआ की तबीयत खराब थी और वो बादलों की दुनिया नाम के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कल ही हॉस्पिटल से आई। हम लुका छिपी खेल रहे थे, आप छुपने में एक्सपर्ट हैं तो आप रेलवे ट्रैक पर टनल्स के पीछे छुपने चली गई थी। वहां उन्हें सिर पर किसी बड़े पत्थर से चोट लग गई और याददाश्त चली गई। सुआ भी उनकी ये स्टोरी सही मान लेती है। अगले दिन बुजिन जीहू को स्कूल ड्रॉप करके जैसे ही जाता है वैसे ही जीहू स्कूल से वापस घर अपनी मॉम के पास आ जाता है और बताता है कि आज टीचर नहीं आई थी, और फिर पूरा दिन अपनी मॉम के साथ एंजॉय करता है। रात में जीहू मॉम के हाथों से बना राइस केक खाने का जिद करता है। बुजिन जीहू को समझाता है कि मॉम की हेल्थ अभी सही नहीं है, पर इतने में सुआ राइस केक बनाने चली जाती है। पर सुआ की तो मेमोरी ही चली गई थी, तो वो राइस केक भी बनाना ही भूल गई थी। वो कुछ अजीब चीजें डालकर बनाने तो लगती है, पर फूड आइटम पैन से उछलकर बाहर आने लगते हैं। सुआ उससे जल जाए उससे पहले ही वुजिन आकर सुआ को कवर कर लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। सुआ उसके गले पर दवाई लगा रही होती है और पूछती है कि वो दोनों कैसे मिले और उनकी शादी कैसे हुई। वुजिन सुआ को कहानी बताते हुए अपने लव लाइफ के स्टार्टिंग फेज में जाता है और कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे, मैं तुम्हें पसंद करता था पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने तुम्हें स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस के समय डूबने से बचाया और डांस प्रैक्टिस के समय मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, इसलिए गिल्ट की वजह से मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाता था। मुजिन अपने दोस्त हांगू का भी जिक्र करता है कि कैसे वो उनको मिलाने की टिप्स देता था और इसी तरह एक बार तुमसे पेन मांगने को कहता है, जिस पर जब मैंने तुमसे पेन मांगी तो तुमने डायरेक्टली मना कर दिया। धीरे धीरे हमारा स्कूल खत्म हो गया और स्कूल के लास्ट दिन तुम डायरी पर अपने फ्रेंड्स से मेमोरेबल मोमेंट्स लिखा रही, तो तुमने मुझे भी डायरी पर कुछ लिखने को कहा। मैंने अपनी पेन से लिखा और पेन डायरी में ही रख दिया, पर जब याद आया पेन का तब तक तुम चली गई। स्कूल के बाद कई बार मैंने तुम्हें कॉल किया पर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन एक दिन हांगू की वजह से हमारी बात हो जाती है और नर्वसनेस से मैं सिर्फ यही पूछता हूँ कि मेरी पेन तुम्हारे पास है, वो ला कर दे दो मुझे। उस दिन तुमसे बात करके मैं बहुत खुश था। अगले दिन जब तुम आई तो हम फिर कॉफी पीने गए, फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और हमें प्यार हो गया। मुझे एक अच्छा स्विमर था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान वो पूल में ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके ब्रेन में एक प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं। ज्यादा स्ट्रेस या थकने की वजह से ब्रेन की नर्व काम नहीं करती, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। इसलिए उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ी। अपने हेल्थ के बारे में जानने के बाद मैं तुमसे दूरी बनाने लगा और एक लेटर सेंड किया कि अब तुमसे नहीं मिल सकता और ब्रेकअप करना चाहता हूँ। तुम मुझसे नाराज होकर चली गई। क्योंकि सुआ को वुजिन के मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम दोनों एक साल तक नहीं मिले। फिर एक दिन मैं तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि मैं एक बड़े सर्जरी के लिए जा रहा था और मेरी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं था। मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था। कॉलेज के बाहर जब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तो मैंने देखा कि तुम अपने क्लासमेट के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस दिन तुम्हें खुश देखकर मैं मन ही मन दुखी भी था और ये भी सोच रहा था कि मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे भूल जाओ। इसलिए मैं वहां से चुपचाप चला गया। इसके बाद कुछ महीने तक हमारी कोई बात नहीं हुई, पर एक दिन अचानक तुम्हारी कॉल आई। मैं स्टेशन पर खड़ा तुम्हारा वेट करने लगा। दिमाग कहता कि चला जाऊं, पर दिल ने वहां रोके रखा। जब तुम गाड़ी से उतरी और भागकर मुझे गले लगाई और हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया, तो मैं खुश हो गया और तुम्हें प्रपोज किया। फिर तुमने बताया कि तुम यही चाहती थी कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं। तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ थे, पर तुम उनके अगेंस्ट जाकर मुझसे शादी की और कुछ समय बाद हमें जीहो पैदा हुआ। अगले दिन सुबह में जीहो, सुआ और वुजिन नाश्ता कर रहे थे, जहां जीहो अपने स्कूल कॉन्सर्ट पर मॉम को चलने को बोल रहा था, पर वुजिन उसे चुपके से ले जाने को मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई सुआ को देखकर पहचाने और भूत वगैरह जैसा कोई कॉन्सेप्ट या सीन क्रिएट हो जाए। तभी टीवी पे न्यूज आता है कि 2 हफ्ते में बारिश खत्म हो जाएगी, जिसे सुनकर जीहो उदास हो जाता है। इस बार न्यूज सुनकर वुजिन भी उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे भी पेंगुइन वाली स्टोरी पर भरोसा हो गया था, जिसमें पेंगुइन मम्मा बारिश खत्म होने पर वापस क्लाउडलैंड चली गई थी। सफाई करते हुए सुआ को उसकी पर्सनल डायरी और पेंगुइन वाली स्टोरी बुक मिलती है, जिसे वो पढ़ती है, और अगले दिन से पता नहीं क्यों उसका बिहेवियर कुछ बदला सा था। सुआ जीहो को वो सारे छोटे छोटे काम सिखाने लगती है जो उनके डेली रूटीन का हिस्सा होता है। वो जीहो को ऑमलेट बनाना, वैक्यूम से क्लीनिंग करना, नहाना, कपड़े धुलना, फैलाना, सुखाना एटसेट्रा सिखाती है।
सुआ वुजिन और जीहो की बचपन की वीडियो देखकर खूब रोती है, जैसे उसे अब कुछ एहसास होने लगा था। एक दिन होंगू भी सुआ को देखकर डर गया था और भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बारिश बंद होने वाली थी, वुजिन उस रेलवे ट्रैक पर जंगल से भारी भारी लकड़ी लाकर ढेर लगाने लगा ताकि सुआ वापस न जा पाए। होंगू भी उसकी हेल्प कर रहा था। इसी बीच वुजिन को उसके पड़ोसी की कंप्लेन कॉल आती है, जीहो को लेकर। पड़ोसी बताती है कि कोई कई दिनों से हमारी कार पर साबुन लगा रहा था। हम परेशान थे, पर आज हमें आपका जीहो साबुन लगाते मिला। ऊजिन जीहो से बहुत पूछता है, पर जीहो वहाँ कुछ नहीं बताता। पर रास्ते में जाते समय जीहो बताता है कि उसके फ्रेंड के पापा जब भी गाड़ी धुलते हैं तो बारिश जरूर होती है, इसलिए मैं गाड़ी पर साबुन लगा देता हूँ ताकि वो उसे धुलें और बारिश हो, ताकि मम्मा हमें छोड़कर न जाएं। वुजिन ये सुनकर जीहो से लिपटकर खुद भी रोने लगता है। अगली सुबह सुआ हांगू के बेकरी जाती है, जहाँ वो हांगू से कुछ हेल्प मांगती है। इधर वुजिन जब टनल के पास लकड़ी रखने जाता है तो वो देखता है कि पानी के तेज बहाव के कारण लकड़ियां इधर उधर बिखर गई हैं और ट्रैक पूरी तरीके से साफ हो गया है। अगली सुबह सुआ जीहो के स्कूल कॉन्सर्ट के लिए जब जा रही थी तो वो देखती है कि तेज धूप निकली है और बारिश का नामो निशान नहीं। आसमान पूरी तरीके से साफ है। इसका मतलब ये है कि बारिश अब खत्म हो चुकी है। उदास मन से सुआ सबकी नजरों से बचते हुए जीहो के स्कूल कॉन्सर्ट में जाती है, जहाँ वो जीहो को चीयर अप करती है। अपनी मॉम को देखकर जीहो खुश होता है और अपनी बात बताता है जो उसकी माँ ने सिखाया था। सभी जीहो के बात को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद सुआ वहां से निकल जाती है और टनल की तरफ जाने लगती है। स्कूल खत्म होने पर जीहो दौड़ता हुआ घर जाता है, पर मॉम तो घर पर थी ही नहीं। इसलिए जीहो दौड़ता हुआ टनल की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम वही गई होंगी। इधर वुजिन अपने काम पर जब था तो कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा था, जिससे वुजिन ने बचा तो लिया, पर खुद बेहोश हो गया। जब एम्बुलेंस से वो हॉस्पिटल जा रहा था तो उसे होश आ जाता है और वो गाड़ी रोक कर वहां से उतर जाता है। बाहर उसे तेज धूप, साफ आसमान ये बताते हैं कि सुआ अब जा रही है। वुजिन भी भागते भागते टनल की तरफ जाता है। दोनों सुआ को देखते हैं। सुआ जीहो को गले लगाती है और कहती है कि जीहो, तुम अपना और अपने पापा का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। मम्मा उसे बादलों से रोज देखा करेगी। और फिर वो उनकी नजरों से गायब हो जाती है। और फिर हम वुजिन और जीहो को एक साथ फिर से अपनी पुरानी लाइफ की तरह जीवन जीते देखते हैं, जब सुआ उनके साथ नहीं थी। पर इस बार लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। वो अब थोड़ा खुश रहने लगे हैं, इस एहसास के साथ कि सुआ बादलों से उन्हें देखकर खुश हो रही है। वुजिन भी अब स्ट्रेस फ्री रहने लगा है, इसलिए अब वो साइकिल भी तेज चलाता है। और अब वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी हो गया है, क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन अच्छा परफॉर्म करता है। सुबह के जाने के बाद वुजिन को मेडिसिन वाले पैक में उनके स्टोर रूम की चाबी मिलती है, जिसमें एक नोट था कि स्टोर रूम में तुम्हारे लिए कुछ है। वुजिन को वहाँ सुआ की पर्सनल डायरी मिलती है, जिसमें सुआ ने लिखा था कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से ही तुमसे प्यार करने लगी थी। जब तुमने पेन मांगी तो मैं नर्वसनेस में ना बोल दी। डांस प्रैक्टिस के समय मैं जानबूझकर गलती कर रही थी ताकि मुझे तुम्हारे साथ पेयर कर दिया जाए। चोट लगने के बाद जब हमारी कोई बात नहीं होती, तब भी मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश करती, पर हिम्मत ही नहीं हुई। पर एक दिन जब तुम्हारा कॉल आया तो वो दिन मेरे लिए बेहद खास था। तूने कॉफी का पूछा तो मैं मन ही मन बहुत खुश थी, पर तुम्हें बस नॉर्मल दिखा रही थी। और इस तरह हम दोनों मिलने और साथ रहने और प्यार करने लगे। पर एक दिन तुम्हारा ब्रेकअप करने वाला लेटर मिला। मैं बहुत नाराज थी, पर मुझे दुख भी बहुत हो रहा था। ब्रेकअप की वजह से मैं बिल्कुल उदास हो गई थी। और जब तुम मुझसे मिलने कॉलेज आए तो उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ डॉक्यूमेंट्स कॉपी कराने के लिए जा रही थी। पर गाड़ी जब तुम्हारे तरफ से गुजरी तो मेरी नजरें तुम पर गई। मैं तुरंत गाड़ी से उतरकर तुम्हारी तरफ दौड़ी, पर तब तक तुम दूर चले गए थे। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तेजी से भागते हुए जा रही थी, तभी एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चली गई। कोमा के दौरान मैं टाइम ट्रैवल करके अपनी फ्यूचर लाइफ देखी, जो बहुत छोटी थी, पर उसमें तुम और जीहो जैसा बेटा एक ड्रीम की तरह था। टाइम ट्रैवल करके जब मैं फ्यूचर में गई और मेरी आंख खुली तो मैं एक टनल में थी। मैं अपने समय से 8 साल आगे आ चुकी थी। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आ गया। इसके बाद सुआ बताती है कि वो एक्सीडेंट के बाद 6 हफ्तों तक कोमा में थी।
होश में आने के बाद उससे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, पर जब वो उन सभी जगहों पर जाकर चेक करती है जहाँ वो फ्यूचर में वुजिन और जिहो के साथ थी, तो उसे एहसास होता है कि वो महज सपना नहीं, बल्कि उसके फ्यूचर की झलक थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ तुम्हारे साथ बहुत छोटी है, तो मैं उदास हो गई। मैं और जीना चाहती थी, पर शायद मैं किसी और से शादी करती तो मेरा जीवन लंबा होता। पर क्या मैं तब भी उतना ही खुश रहती जितना इस चंद दिनों की लाइफ में थी? क्योंकि अब मुझे पता था कि जब मैं तुम्हारे पीछे गई तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ। मीन्स अगर मैं तुमसे दूर रहूंगी तो मेरी लाइफ लंबी होगी। पर मैं उस एक्सीडेंट और कोमा से इसीलिए बाहर आ पाई क्योंकि फ्यूचर में जीहो और वुजिन मेरा इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ मुझे अपनी जिंदगी के 8 साल बिताने हैं। इसके बाद सुआ वुजिन को मिलने के लिए वही कॉल करती है जब वुजिन स्टेशन पे सुआ का वेट करता है और कहता है कि मेरा दिमाग जाने को तो कह रहा था, पर दिल वहाँ रोके हुए था। जहाँ दोनों गले मिलते हैं और वुजिन उसे प्रपोज करता है। यानी उस टाइम सुआ को ये पता था कि वो 8 साल बाद मर जाएगी, पर उसने वुजिन को इसके बारे में नहीं बताया। वहीं वुजिन को भी अपने हेल्थ के बारे में पता था, पर उसने कभी सुआ को नहीं बताया कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। हालांकि सुआ ने फ्यूचर लाइफ में ये जान लिया था कि वुजिन को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब वो तीनों नदी किनारे पिकनिक मना रहे थे और वुजिन ने सुआ और जीहो को अपने कंधे पर बिठाया, पर कुछ देर बाद बेहोश हो गया और फिर उसने सुआ को अपने कंडीशन के बारे में बताया। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जब वुजिन डायरी के आखिरी पन्ने पर था, जहाँ सुआ ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल तुम्हारे साथ बिताए, जिसकी खुशी मुझे हमेशा रहेगी। कहानी में कई सालों का लीप आता है जहाँ अंकल होंगू केक और एक बर्थडे कार्ड लेकर जीहो को देते हैं। वो ऐसा हर साल करते हैं। वो ये केक और कार्ड सुआ की तरफ से हर बर्थडे पर जीहो को देते हैं, क्योंकि ऐसा करने को सुआ ने उनसे कहा था जब वो उसके बेकरी में गई थी और उसे एक हेल्प मांगी थी। जियो उस कार्ड को हर साल रखे गए कार्ड शेल्फ पर रखता है और अपने मॉम को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, मैं अपना और पापा का पूरा ख्याल रखता हूँ। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें बताती है कि लाइफ लंबी नहीं, प्यारी और अच्छी होनी चाहिए। सुआ की एक लाइफ वो थी जिसमें उनका ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों दुखी थे। वहीं सुआ की एक लाइफ वो भी थी जिसमें वो वुजिन और जीहो के साथ खुश थी। यानी ये लाइफ भले छोटी थी, पर उस लंबी वाली लाइफ से तो कहीं बेहतर थी जिसमें सिर्फ दुख और तकलीफ ही थी। आपकी हार्ट टचिंग मूवी कौन सी है? कमेंट कर सकते हैं। फिल्मी में आओ, कमिंग सून।